नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना जरूरी है में आज सुधा उपाध्याय के सौजन्य से हम जिस कवयित्री के साथ हैं वो सुविख्यात समाज चिंतक, स्त्री विषयक कई बड़े सेमिनार में मैंने उनको सुना है, बल्कि मैं विद्यार्थी जीवन से ही उनके मुरीद रही हूँ। एमफिल के दिनों में साउथ कैंपस में बार बार मुलाकात होती और इस प्रेरक व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रेरणा पाती। मैं बात कर रही हूँ मालाश्री की। विद्यार्थियों, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर लंबे अरसे तक रही। सेवानिवृत्त हो चुकी हैं मालाश्री लाल। इनकी 16 पुस्तकों का लेखन और संपादन हो चुका है। इनमें अभी हाल में इन्होंने नमिता गोखले के साथ सह लेखन की गई एक पुस्तक बेट्रेड बाय होप, अ प्ले ऑन द लाइफ ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त, ये 2020 में आई है और ये शामिल है। यह पुस्तक पुरस्कारों के लिए भी निर्णायक मंडल में लगातार इसका काम जारी है। मालाश्री लाल वर्तमान में साहित्य अकादमी के अंग्रेजी सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हैं और इनकी कविताएं और कहानियां भारतीय साहित्य, कॉन्फ्लुएंस, यूके और तमाम तरह के इन संकलनों में प्रकाशित है। इनकी विशेषज्ञता साहित्य है। महिला विमर्श पर इनके कई आलेख, कई विमर्श, बल्कि कविताएं और कहानियों में भी वो झलक दिखाई देती है और जेंडर इक्विटी पर लगातार वो काम करती रही हैं। तो चाहे साहित्य हो, कला जगत हो, स्त्री हो, तमाम तरह के विमर्श हों और लिंग अध्ययनों में भी मालाश्री की जो विशेषज्ञता है वो दिखाई। शोधार्थियों, श्रृंखला, कविता श्रृंखला क्योंकि कहना जरूरी है में सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मालाश्री की कविताएं, 5 कविताएं लेकर आई हूं। पहली कविता है अर्धनारीश्वर। अविभाज्य एकता, मैं पहले ही बता दूं, ये अंग्रेजी में लिखती हैं और इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। मुझे भाषानुवाद से ज्यादा भावानुवाद पसंद आते हैं, तो ऐसी 5 कविताएं जो मुझे जरूरी लगी, जिसके मिजाज और तेवर में मुझे लगा कि ये कंटेम्प्ररी है और इस विमर्श को जारी रखते हुए विद्यार्थियों, शोधार्थियों से इसे शेयर करना चाहिए, मैं वो कविताएं लेकर आई हूं। पहली मेरी पसंद की कविता है अर्धनारीश्वर। अविभाज्य एकता, पार्वती और शिव सदैव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्धनारीश्वर जब कहते हैं ना, आधा नारी आधा पुरुष का रूप और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं, कंप्लीट करते हुए, पूर्ण करते हुए, संपूर्ण करते हुए। स्त्री और पुरुष एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के गुणों से युक्त, एक कोमल बाई रेखा जो गहन श्रृंगार से ढकी हुई है तथा एक मांसल दाहिनी रेखा जो कसी हुई त्वचा पर फैली हुई है। साझा नियति के गहरे दर्शन को दर्शाती कलात्मकता, प्रतीक जो शक्ति और कृपा को जोड़ते हैं। शिव और शक्ति, शिव कल्याण और शक्ति ममता, ममत्व, कृपा। लेकिन उन्हें द्विभाजक लिंग भेद के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये विभाजन अर्धनारीश्वर से नहीं है कि स्त्री आधी मानी जाए, पुरुष आधा माना जाए। ये आधी दुनिया, आधी आबादी, आधी और आधे आकाश का जो सच है, जिसे एक खांचे में डाल दिया गया विभाजक रेखा की तरह, ये मंशा नहीं थी अर्धनारीश्वर की। लेकिन उन्हें द्विभाजक लिंग भेद के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऋषि, मूर्तिकार, कहानीकार इस शाश्वत सत्य को जानते थे कि रूप अक्सर सार को झुठलाता है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व एक ही शब्द हैं, दूसरे को दर्शाने के लिए इसे उल्टा पढ़ा जाता है। यह भी एक भ्रम है, यह भी एक भ्रम है। सृष्टि में केवल एक अर्धनारीश्वर है, वह ईश्वर जो स्त्री और पुरुष दोनों में है। मुझे ये कविता पढ़कर ऐसा लगा शोधार्थियों कि मालाश्री ये कहना चाहती हैं कि हर पुरुष में आधी स्त्री पाई जाती है और हर स्त्री में आधा पुरुष या पुरुषत्व या पौरुष, यानी श्रमसाध्य कठिन श्रम करती हुई, अपने कमिटमेंट के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ, अपनी जीवटता के साथ, अपनी लाइफ स्ट्रगल को
अपनी फाइट को जीती हुई स्त्रियां कहीं भी पुरुषों से कम नहीं होती। हर स्त्री में आधा पुरुष पाया जाता है और हर पुरुष में वह स्त्री भी विद्यमान होती है जो ममतामयी होती है, जो त्याग जानती है, जो तप जानती है, जो साधना करती है, जो अपने से पहले अपनों का ख्याल करती है, जिसमें सेवा भाव, जिसमें पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रतिबद्धता मौजूद होती है। तो ये अर्धनारीश्वर ईश्वर के ही हिस्से नहीं आता। ये कविता की पंक्ति मैं मालाश्री को सैल्यूट करती हूँ कि ये कविता की पंक्ति एक सूत्र वाक्य की तरह, एक वेद वाक्य की तरह, पंचम वेद की तरह इस सूक्ति को, इस सूत्र को देखा जाना चाहिए कि हर पुरुष में स्त्री विद्यमान होती है और हर स्त्री में एक पुरुष विद्यमान होता है। जब वे कर्मठ हैं, जुझारू हैं, जब वो फाइटर हैं, जब वो अपने जीवन युद्ध को लगातार एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, तो साथ साथ जब कंधे से कंधा मिलाकर जुटे हुए होते हैं उस जुए में, जीवन के श्रमशील रास्ते में, तो श्रम साध्य होकर अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ और जीवटता के साथ पुरुष आधी स्त्री अपनी ममता, दया, दुलार, मान मनुहार के साथ और स्त्री अपने उसी कमिटमेंट, उसी श्रम के साथ, उसी जीवटता के साथ, जीविका के साथ दिखाई देती है। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता मुझे बहुत भाई, खाली घर में ईस्टर लिली। आओ वो पुकारते हैं यह क्षमा का मौसम है, आओ वे पुकारते हैं यह क्षमा का मौसम है, सैकड़ों लिली फूल ऊंचे खड़े हैं, मौसम के जादू ने नवीकृत गुलाबी धारियां शायद बीते वर्षों के घाव हैं, सफेद धारियां मरहम हैं जिन्हें ओस से धोया जाना है, कोमल पत्तियां सपाट और घुमावदार हैं, उन फूलों को झुलाती हैं जिनका कोई और परिवार नहीं, जिनका और कोई परिवार नहीं, कुछ का होता है शायद एक तने पर 3 लिली फूल, लेकिन वे भाई बहनों की तरह झगड़ते हैं, जगह के लिए धक्का मुक्की करते हुए वे शांत भाव से एक शांत घर के बगीचे को सुरक्षित सुशोभित करते हैं। मालिक केवल मृत्यु लेखों में जीवित रहते हैं, लिली को इसकी चिंता नहीं होती, दबे हुए बल्ब जानते हैं कि वे मौसम में ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वे मौसम में ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जीवन के नवीनीकरण का एक सुंदर निश्चितता के रूप में। ये कविता केवल प्रकृति की कविता नहीं है, ये कविता लिली फूल के बहाने हर उस जुझारू, संघर्षशील, तन कर खड़े हुए, विपरीत बहाव, प्रतिकूल परिस्थितियों में तन कर खड़े हुए, पूरे जीवट के साथ, प्रकृति की पूरी सुंदरता के साथ, अपनी पूरी उर्वरा के साथ, अपनी संभावनाओं के साथ तन कर खड़े हुए लोगों की कविता है। ये कविता उनकी जीवंत संजीवनी शक्ति की कविता है कि वे एक ही कुटुंब के, एक ही परिवार के एकजुट होकर, हर संघर्ष में सहयात्री होकर, एक दूसरे का संग साथ निभाते हुए कैसे एक दूसरे के दुख सुख को बांट लेते हैं आधा आधा, और कैसे लगातार एक दूसरे के साथ जूझते, टकराते, एक अंतर्लय कायम करते हैं, इनर सेल्फ जिसे हम कहते हैं। इस टकराहट में भी, इस घर्षण में भी, इस अंतर्द्वंद में भी, और जो बाहरी भी पसरा हुआ है, प्रकृति एक बाहर भी है तो एक प्रकृति भीतर भी है। प्रकृति निजी स्वभाव को भी कहते हैं और प्रकृति नेचर को भी कहते हैं। तो जो बाह्य प्रकृति है और जो भीतरी प्रकृति है, इन दोनों का जो जूझ है, इन दोनों के घर्षण से एक जो संजीवनी शक्ति पैदा होती है, एक जो नई चेतना पैदा होती है, मालाश्री उस भाव को पकड़ती हैं यहाँ पर। तीसरी कविता है सादगी। सरलता एक कार को सरकाने के समान है, झुकी हुई पेंसियों के बिस्तर पर कीचड़ भरे गड्ढे में अपना जूता खोने के समान। फिर भी टूटती हुई मुंडेर पर पक्षियों का कलरव सुनना, टूटती हुई मुंडेर पर पक्षियों का कलरव सुनना। सरलता का अर्थ है जब कोई हवन न हो तो गायत्री मंत्र का सहारा लेना। दोपहर की सूरज की किरण के साथ जागते हुए, जीवन के अलिखित पृष्ठ को स्कैन करते हुए और फिर भी जीवित रहने के लिए शब्द चुनते हुए। सादगी के मायने, ये
ये डिफरेंट शेड्स हैं। ये परत दर परत जैसे प्याज की परतों सी अनुगूंज होती है, इस कविता में सादगी की अनुगूंज है। सादगी के शेड्स हैं, कई कई परतों में सादगी को देखा और पहचाना जाना चाहिए। सादगी केवल पारदर्शिता नहीं है, सरलता नहीं है, सादगी आवाजाही है, एक दूसरे के साथ निभाही है। जब आस टूट रही हो, जब कहीं और किसी और से भी कोई संकेत ना मिलता हो जीवन का, उसमें बड़ी सरलता से जिए जाना जीवन के रिदम के साथ। पक्षियों में, प्रकृति में उस जीवन संगीत को सुनना, उनके कलरवों में जीवन का गीत सुनना, जीवन का संदेश सुनना, ये सरलता है। सरलता ये है कि बिना किसी तामझाम के, बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी देख दिखाव के गायत्री मंत्र का अजपा जाप करना। जो मंत्र, जो आपको, जो ऋचाएं, जो श्लोक आपको संजीवनी शक्ति से भर देते हैं, जो आपको जीवन के डगमगाते क्षणों में, जीवन के उहापोह में आपको जीवंत बना जाते हैं, सादगी वह भी है कि बड़ी सरलता से, बड़ी मध्यम लय से, कछुए की गति में धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर, अपने मोटिव की ओर बढ़ना, सादगी वह भी है। तो जो कुछ अलिखित रह गया, जो कहे और सुने के बीच का अल्प विराम है, जो एक पॉज है, जो एक सन्नाटा है, जो एक चुप्पी है, उसको सुनना और भांपना और भीतर तक महसूसना भी सादगी है। बेहतरीन कविता। और अगली कविता है, समुद्र के किनारे माँ का सपना देखना। तुम काली रात और चमकते सितारे के बीच कहीं रहते हो, शरीर और उसकी लौकिक सीमाओं से मुक्त। शरद ऋतु की मधुर ऋतु में हरे पत्तों के लाल होने में मुझे उस दिन साड़ी के पल्लों की झलक मिलती है, जब तुम जानते थे कि जीवन छोटा है और भी छोटा हो सकता है। झील पर अस्थिर लहर की चमक, मुझे तुम्हारी कांपती हुई मुस्कान याद आती है, जब तुम एक निराशाजनक इलाज की कोशिश करते हुए फुसफुसाते थे। बंदरगाह के किनारे खुरदुरी चट्टानों में मुझे तुम्हारी रूप कोशिकाओं के साथ अनंत लड़ाई लड़ने की इच्छा याद है। यहाँ तुम्हारे और मेरे लिए अज्ञात तटों पर हम फिर से मिलते हैं। हम फिर से मिलते हैं जब अंधेरा आकाश सितारों की चमक पर टिका होता है। जीना और मरना अब अलग नहीं रह जाता, जैसे दोनों एक ही लय हो गया, एक लय में। प्रलय की सी स्थितियां होती हैं जब सब कुछ विनाश के कगार पर होता है, तो पुनर्नवा होने की स्थिति। दरअसल इस कविता में मालश्री यह भी देखती हैं कि माँ के सपने को देखते हुए जो चिर अनंत में खो गई, उस अनंत को अंत की छोर तक देखना, क्षितिज जहां धरती और आकाश मिलते हैं उस छोर तक उसे भांपना, उसे महसूसना, उसे पहचानना, और हर ऋतु, हर इर्द गिर्द के बदलाव में, हर परिवर्तन में निरंतर उसे अपने भीतर महसूसना, लगातार उसकी ममता को, उसकी छाह को, उसकी पनाह को, उसके आश्रय को, उसके प्रेम को, उसके ममत्व को महसूसना। और वो स्मृति ऐसी है कि वो जब जब कौंध जाती है, वे अनुभव जब जब आपको आपकी स्मृतियों को दस्तक देते हैं, तब तब आप और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ये नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये एक जुड़ाव है अपने अतीत का, अपने वर्तमान से, और अतीत के वर्तमान के जुड़ते ही भविष्य बहुत साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो मालश्री इस कविता में दरअसल पूरी प्रलय की लय को बुन रही हैं। ये बेहतरीन कविता है शोधार्थियों, बल्कि मुझे कभी कभी लगता है इनकी कविताएं पढ़ते हुए उनकी एक आध्यात्म की यात्रा में निकल गई हूँ। एक पारलौकिक सुख मिलता है इस लोक के बहाने, इस लोक में भ्रमण करते हुए। जैसे लगता है कि जैसे मुक्तिबोध कहा करते थे, फिर वही यात्रा सुदूर की, फिर वही खोज भरपूर की। तो एक सुदूर की यात्रा पर हम मालश्री की कविताओं के साथ निकल जाते हैं। एक सहयात्री बनने का जो सुख होता है, उन अनुभवों को साथ साथ जीने का जो सुख होता है, उन स्मृतियों को, उन सुधियों को, उन संवेदनाओं को जैसे एक अनबूझा सैलाब चला रहा है हमारे साथ साथ, जिसे अब तक किसी ने देखा, चिन्हा, पहचाना नहीं, उस सैलाब में डूबने का एक अलग ही सुख होता है, और मालश्री की कविताएं वो सुख देती हैं।
एक आखिरी कविता जो मुझे बहुत पसंद आई, वृद्धावस्था का स्वर्ग। व्यवस्थित गोलाकार फ्रेम में व्हील चेयर, अतीत के उत्साह के शब्द, कार्यालय और निगम का चलना अब उन लोगों द्वारा भुला दिया गया, पहिएदार घेरे के बाहर। वृद्धावस्था का स्वर्ग, आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायर का मतलब होता है कि बदलो इस केंचुल को, इस पुरानेपन को, इस प्राचीनता को, इस रूढ़ि को, इस परंपरा को बदलो। ये कविता कई मायनों में खुलती है। केवल पुनर्नवा होने की बात नहीं है, केवल वृद्धावस्था को जीने और उस अनुभव के साथ गुजरने की बात नहीं है, या वृद्धावस्था में जो एक पॉज आ गया है, जो अल्प विराम आ गया है, उसको कैसे संपूर्ण जीवन बना लिया जाए, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। गार्जियन की पृष्ठ लगता है ढीले मुंह में ठूस दिया जाता है, कमजोर नजर के कारण वे अखबारों को घूरते हैं, सरसराता हुआ कागज पढ़ा जा रहा है और फिर ऊँघते चेहरे को ढकने के लिए एक आवरण, मामूली कम लागत वाले भोजन के बाद आराम करना। वृद्धावस्था का स्वर्ग। दरअसल ये जीवन की आपाधापी, मारम, जो भागम भाग की दुनिया है, जो प्रतिस्पर्धा की दुनिया है, जो लगातार तमाम प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं में हम फंसे हुए होते हैं, एक द्वंद में होते हैं, लगातार जुझारू जिंदगी जी रहे होते हैं। एक अलार्म की तरह उठना और जागना और भागना हमारे जीवन में लिखा होता है। श्री जीवंत कर देती हैं उन सारी स्थितियों को इस कविता में। और एक जो पॉज आता है जीवन का, एक जो अल्प विराम आता है, एक जो ठहराव आता है थोड़ी देर के लिए, जो थोड़ी देर के लिए सुस्ताने का आनंद है, जो सतत यात्रा में छोटे छोटे पड़ाव का सुख है, वो दरअसल वृद्धावस्था है। कोमल सूर्य के पैरों और पीठ को गर्म कर रहा है जब वह कल्पना करती है पोते अजीब लहजे में बोलना, बच्चों को उसने फोटो के अलावा शायद ही कभी देखा हो। जाने का इंतजार, जीने की चाहत, कई अन्य लोगों के बीच अकेले, वैश्विक रुझानों का समान रूप से सामना करना, उम्र बढ़ने की, धीरे धीरे उम्र बढ़ने की, न तो बिस्तर पर, न पड़े, न ही सक्रिय, न गरीब न अमीर, न त्याग न दावा किया। वे इस ओर झुंड बनाकर आते हैं वृद्धों का स्वर्ग कुछ घंटों के आनंद के लिए। तो जहां वे एक साथ एकजुट होते हैं, जहां वे अपने उस प्लेटफॉर्म को, उस अल्प विराम को जीते हैं, जहां वो एक दूसरे के बीते हुए कल को साझा करते हैं एक दूसरे से, और जहां वो थोड़े थोड़े सुस्ताने, थोड़े थोड़े जीवन की भागम भाग से अलग होकर बैठकर बोलने बतियाने का एक छोटा सा अवसर निकाल लेते हैं, और जहां वो भरी भीड़ में भी अपने आप को एकांत, एलिनेटेड पाते हैं, आइसोलेटेड पाते हैं, वहां भी वो दरअसल अपने उस अतीत को, अपने उस जुझारू जीवन को, संघर्ष को एक दूसरे से साझा करते हैं। तो कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उम्र का धीरे धीरे बीतते जाना, रीतते जाना, सरकते जाना, दरअसल एक समय का इंतजार करना, मृत्यु और जीवन के बीच का जो पड़ाव है उसे पार करना, ये वृद्धावस्था का स्वर्ग है। बेहतरीन कविताएं मालाश्री की। इन सभी कविताओं को शोधार्थियों अपने समकालीन पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए आपको इनके साथ भी एक तुलनात्मक रॉ बनानी चाहिए और इन्हें चिन्हित रेखांकित करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।